हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, अभी हम अपने वीडियो के सेशंस में आगे बढ़ रहे हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस का हम सीरीज चालू किए हैं गाइस, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक्स के अंदर। बेसिकली हमने जो पहले सेशंस में जो कवर अप किए हैं टॉपिक, वो फंडामेंटल एनालिसिस 1 एंड 2 के अंदर कवर किया हुआ है। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो जाके आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 3 में उससे भी ज्यादा एडवांस इंसाइट्स को हम देखने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को, समझने को मिलेगा, जो आपको एक अच्छा स्टॉक पिक करने में आपकी मदद कर सकता है। और बहुत सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है जो आपके माइंड में क्लियर भी हो सकते हैं। सो गाइस, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आई थिंक इट्स गुड टू गो। इंट्रोडक्शन। वाई डीपर एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमें डीपली क्यों जाना पड़ता है? बिकॉज हम किसी भी कंपनी के अंदर अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बड़ा पैसा उसमें लगा होता है। अब डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास कितना कैपिटल है, कितना फंड है जो हम इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं भले पैसा बड़ा हो या छोटा हो, मनी इज मनी बिकॉज इट इज हार्ड अर्न बाय you. So, many investors stop at basic metrics like PE ratio and ROE, but real stock market winners analyze hidden factors that drive long-term wealth. In this session, we will cover advanced valuations technique, sector-specific analysis, risk management, and real-world cases from the Indian stock market. By the end, आपको इसके अंदर कैसे स्टॉक को एवेल्युएट करना है प्रोफेशनली, वो आप काफी हद तक समझ चुके होंगे। सो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं सेशन के अंदर ताकि हम और भी चीजें समझ सकें। सो फर्स्ट करते हैं हम ब्रेक डाउन कि रिटर्न ऑन कैपिटल क्या होता है। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ROCE, इज नथिंग। ये हमें मदद करता है कि हाउ एफिशिएंटली टोटल कैपिटल इज यूज्ड बाय ए कंपनी इन देयर ग्रोथ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर प्रोडक्शन। सो इसमें जो कैपिटल होता है वो डेट और इक्विटी दोनों आ जाता है। ROCE is used for capital intensive industries like power sector, telecom sector and infra sector. Return on equity, that is ROE, it measures shareholders return but ignore debt impact. कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ इक्विटी को ही मायने दिया जाता है। सो ये यूज होता है ऐसे एसेट्स के अंदर जहां पे लाइट बिजनेस है, लाइक IT एंड FMCG। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, दैट इज ROIC, कंपनी ने जहां पे कितना पैसा लगाया अपने कंपनी का उसके कोर ऑपरेशंस में, वो पैसा कैसे ग्रो कर रहा है, उसका कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये रेशियो से हमें ये चीज समझने को मिलता है। यूज ROIC टू चेक इफ द कंपनी इज जनरेटिंग हायर रिटर्न्स देन इट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फ्री कैश फ्लो, दैट इज FCF, द रियल प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर। ये नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड बट फ्री कैश फ्लो शोज ट्रू बिजनेस स्ट्रेंथ। गाइस, पहले के वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर मैंने बताया था आपको कि नेट प्रॉफिट होता है, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, बट जो कैश फ्लो होता है स्टेटमेंट, वो कभी भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। वो हमें बिजनेस का स्ट्रेंथ दिखाता है। FCF का फॉर्मूला क्या होता है, हम खाली एक टेक्निकली समझ लेते हैं गाइस, ताकि कैसे ये चीजें हमें होती हैं, आउटपुट कैसे आता है वो हमें समझने को मिल सके। ये सारी चीजें आपको Screener.in, मनी कंट्रोल, स्टॉकेज जैसे जो वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा, जहां पे आपका मेहनत काफी हद तक कम हो जाता है। सो आइए हम फॉर्मूला को देखते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इज FCF। व्हाई FCF इज इंपॉर्टेंट? फ्री कैश फ्लो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इससे अगर ये हाई FCF है, सो कंपनी कैन री इन्वेस्ट दिस कैपिटल, पे डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स एंड बाय बैक द शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। अगर ये FCF नेगेटिव है तो क्या इंपैक्ट हो सकता है? कंपनी में बी बर्निंग कैश एंड डिपेंडेंट ऑन डेट। अगर कंपनी का FCF कैश फ्लो कम है तो कहीं ना कहीं कंपनी का कैश ज्यादा बर्न हो रहा है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और हो सकता है कंपनी पूरी तरीके से डेट के ऊपर डिपेंडेंट हो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, इट इज नथिंग बट अ इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं किसी भी स्टॉक का, हमें इससे पता चलता है।
सो DCF हेल्प्स डिटरमाइन इफ द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं गाइस एक बार। DCF इक्वल्स टू फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज टू n। सो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हम कर सकते हैं, अगर करंट मार्केट प्राइस कम है DCF वैल्यू से तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है DCF वैल्यू से तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। कंपनी विद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोड डोमिनेट इंडस्ट्रीज एंड सस्टेन प्रॉफिट्स फॉर डेकेड्स। इकोनॉमिक मोड्स क्या होता है, आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है ब्रांड पावर। स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर लॉयल्टी अलाउस प्रीमियम प्राइसिंग, जैसे कि FMCG के अंदर HUL पॉपुलर है, ज्वेलरी और फैशन के अंदर टाइटन पॉपुलर है। सो कहीं ना कहीं इनका ब्रांड लॉयल्टी होता है जो इनको प्रीमियम प्राइसिंग करने के लिए हेल्प करता है। सबसे बेस्ट पॉपुलर एग्जांपल लेते हैं एप्पल का आईफोन। हम में से बहुत सारे लोग आईफोन आज यूज करते हैं, भले EMI पे लेके करें, उनको आईफोन यूजर फ्रेंडली है। अगला है गाइस नेटवर्क इफेक्ट। लार्जर कस्टमर बेस मोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था गाइस कि HDFC बैंक का उसमें हमने एग्जांपल लिया हुआ था। क्यों? ये रेलेवेंट होता है हमें इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो हम ये एग्जांपल लेके समझते हैं तो चीजें हमारे माइंड में ज्यादा बेटर क्लियर होती है। रेगुलेटरी एडवांटेज, ये किस तरीके से काम करता है आइए देखते हैं। मोनोपोली इन रेलवे टिकटिंग। IRCTC है, हम रेलवे की टिकट्स इसी के थ्रू लेते हैं और दूसरे जो एजेंट्स होते हैं वो हमें टिकट रेलवे से ही लेके देते हैं, दैट इज IRCTC से। तो कहीं ना कहीं रेलवे का इसके अंदर मोनोपोली है तो इनको रेगुलेटरी का एडवांटेज भी मिल जाता है एज इट इज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। अगला है गाइस कॉस्ट इफिशिएंसी। लोअर कॉस्ट कीप्स कंपिटिटर अवे। जैसे कि हम देखते हैं डी मार्ट का ज्यादातर जो लैंड है वो खुद ऑक्यूपाइड किया हुआ है और जो इनका प्रोडक्ट्स आता है वो पूरा बल्क में आता है, तो इनको प्राइसिंग कॉस्टिंग बहुत ही एफिशिएंट पड़ता है। सेक्टर स्पेसिफिक वैल्यूएशन टेक्निक्स। अभी हम एक ही फॉर्मूला सब जगह फिट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं। सो उसी तरीके से डिफरेंट इंडस्ट्री नीड्स डिफरेंट वैल्यूएशन अप्रोचेस। तो कैसे वो होता है आइए हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं गाइस। सबसे पहले है बैंकिंग एंड NBFCs। बैंकिंग अंदर आपको पता है कि बुक वैल्यू से हमें उसे देखा जाता है, किस तरीके से, PB रेशियो। बुक वैल्यू मैटर्स मोर देन अर्निंग, बिकॉज इसके अंदर जो कंपनी का वैल्यूएशन होगा वो हम बुक वैल्यू से मेजर करते हैं। जितना बुक वैल्यू ज्यादा उतना कंपनी की स्टेबिलिटी और अर्निंग्स की ज्यादा होगा। अगला सेक्टर है गाइस FMCG एंड IT। FMCG और IT के अंदर हमें PE रेशियो से कंपनी का वैल्यूएशन मेथड को समझना होता है। जितना कंसिस्टेंस रहेगा उसकी अर्निंग उतनी बेटर रहेगी। अगला सेक्टर है गाइस रियल एस्टेट, दैट इज इसको हम मेजर करते हैं ROCE, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं पैसा ज्यादा लगा होता है और पावर सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, तो इसके अंदर कैपिटल हैवी इंडस्ट्री होती है जो इनको ग्रो करने में मदद करती है। अगला है गाइस न्यू एज टेक स्टार्टअप्स। प्राइस टू सेल्स, ये कैसे होता है, बिकॉज प्रॉफिट्स आर ऑफन नेगेटिव। एग्जांपल लेते हैं गाइस, जब जोमेटो का IPO आया था उस टाइम पे उसका वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइसिंग और उसका हाइप ज्यादा बनाया गया था। कहीं ना कहीं लिस्टिंग 150 के आसपास हुआ था, वो और भी अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन ग्रेजुअली वो धीरे धीरे बिलो 50 गया। जब एक उसका वैल्यूएशन एडजस्ट हुआ मार्केट प्राइस और उसके प्रॉफिट्स के अर्निंग्स के अकॉर्डिंग, तब जाके आज मार्केट के अंदर वो 200 प्लस ट्रेड कर रहा है। एग्जांपल देखते हैं व्हाई HDFC बैंक PB एंड Infosys PE रिक्वायर डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स। तो मैंने पहले भी जैसे एग्जांपल बताया आपको गाइस, बैंकिंग सेक्टर में हम PB रेशियो देखते हैं और IT सेक्टर के अंदर हम PE रेशियो देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं गाइस आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अपना वीडियो को प्यार दिखाइए, लर्निंग करिए, अर्निंग ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे होने लगेगी। अगला एक कंसेप्ट है गाइस डेट एंड ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटीज। हिडन रिस्क क्या होते हैं इसके अंदर, बहुत सारी कंपनीज होती है जो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग सिस्टम से अपने बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करती है, जो जनरल पब्लिक को चीजें समझ में नहीं आती है और वो ब्लाइंडली कंपनी के फाइनेंशियल्स को फॉलो करके बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं आने वाले लॉन्ग रन में उनको लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो वो क्या चीजें होती है आइए हम इसको समझते हैं। फर्स्ट है कंटिजेंट लायबिलिटीज। ये क्या होता है, कंटिजेंट लायबिलिटी से फ्यूचर रिस्क
रिकॉर्ड में नहीं होता बैलेंस शीट के। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें समझना होता है। तो बैलेंस शीट के अंदर हमें ये चीज़ें नज़र में आती हैं। लीजिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग एसेट्स, ये रिड्यूस करता है रिपोर्टेड डेट आर्टिफिशियली। कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर उसका लेंडिंग का बिजनेस है, लेंडिंग बिजनेस के अंदर वो उसने प्रॉपर्टी को लीज पे लिया हुआ है रैदर देन बाइंग, तो कहीं ना कहीं इसका रेंटल कॉस्टिंग बढ़ेगा और उसका कैश कहीं और वो यूज करेगा। तो इससे क्या होगा, जो उसके लायबिलिटीज है वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं रहेगा कि कितना एक्चुअली में है। तो अल्टीमेटली ये रिड्यूस करेगा डेट आर्टिफिशियली। राइजिंग डेट टू इक्विटी रेशियो, इट इंडिकेट्स फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी फाइनेंशियली तकलीफ में आ सकती है। ये किस तरीके से होता है, जैसे आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था डेट टू इक्विटी रेशियो का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाके वीडियो को देख सकते हैं, ये वीडियो सेशन खत्म होने बाद, तो ये आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा अगर आप जिसको दोबारा देखेंगे तब। एग्जाम्पल हम देखते हैं गाइस, IL&FS, ये आपने नाम पहले सुना अगर 2018 में जब क्राइसिस आया था तो इसका बड़ा डेट था जो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था पब्लिक में। जब डिस्क्लोज हुआ पब्लिक के सामने ही इसका डेट, तब मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस आया था इंडिया में, जहां पे बहुत सारे फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक्स को इम्पैक्ट पड़ा हुआ था उस टाइम पे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाउ मैनेजमेंट अफेक्ट्स स्टॉक परफॉर्मेंस, रेड फ्लैग इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस तरीके से अफेक्ट करता है स्टॉक के परफॉर्मेंस को, कंपनी के परफॉर्मेंस को। सो ये रेड फ्लैग कैसे होता है मैनेजमेंट का, आइए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। फ्रीक्वेंट रिजिग्नेशंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, कंपनी के जो सीईओज होते हैं, एमडीज हैं, चेयरमैन है और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इन्वॉल्वमेंट रखते हैं उसके अंदर, वो पर्सन अगर फ्रीक्वेंटली रिजाइंस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में इश्यूज है। सो हमें वो शेयर होल्डिंग पैटर्न से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिपोर्ट से वो चीज़ें पता चलती रहती है। और जैसे मैंने पहले ही बताया है, जो एप्लीकेशन screener.in, ये सब में आपको इजीली ये सब चीज़ें पता चलती कंपनी इंफॉर्मेशन सेक्शन के अंदर। अनएक्सप्लेन्ड प्रोमोटर स्टेक रिडक्शन, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं किसी भी कंपनी का, तो कहीं ना कहीं अगर प्रोमोटर का स्टेक कम हो रहा है जो जस्टिफाइड नहीं है पब्लिक को, तो कहीं ना कहीं हमें ये वार्निंग सिग्नल मिलता है कि प्रोमोटर धीरे धीरे कंपनी के अंदर विश्वास खो रहे हैं, वो अपना स्टेक कम करके कंपनी से एग्जिट लेने का प्लानिंग कर रहे हैं। पुअर कैपिटल एलोकेशन, अगर कंपनी के पास जो कैपिटल है, जो फंडिंग पड़ी है, अगर उसका एलोकेशन प्रॉपर नहीं कर रहे अपने कोर बिजनेस में, अपने डाइवर्सिफाइड बिजनेस में यूज नहीं कर रहे उसे, तो कहीं ना कहीं कंपनी टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, तो उसमें कंपनी के अंदर फ्यूचर में ग्रोथ कम होगा या तो चांसेस है कंपनी डूब सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाई टाटा सन्स इज अ ट्रस्टेड ब्रांड व्हाइल यस बैंक सफर ड्यू टू पुअर गवर्नेंस। आप सभी को पिक्चर पता है कि किस तरीके से क्या सिनेरियो था उस टाइम पे, यस बैंक आज तक ऊपर नहीं आ पाया है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टॉक प्राइसेस, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर किस तरीके से होते हैं जो स्टॉक के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें की इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें देखना होता है। सबसे पहले होगा इसमें गाइस इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स इटसेल्फ सिंप्लीफाइज कि बैंकिंग और रियल एस्टेट के अंदर इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। किस तरीके से मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बेटर इजी लैंग्वेज में समझ में आएगा। सो बैंकिंग के अंदर अगर आरबीआई सपोज रेट बढ़ा रही है तो बैंक्स को भी अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर रेपो रेट बढ़ रहा है, तो करंटली रेपो रेट 6% है, पहले 6.25% था। अगर रेट जब बढ़ता है, यहाँ पे आरबीआई ने घटाया है पिछले महीने में, अगर ये रेट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बैंक को एक कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ती है आरबीआई से। अगर वो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगा तो बैंक कस्टमर्स को भी हाई रेट्स पे लेंडिंग देगी, तो उनका मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अगर रेट्स आरबीआई कम करेगी तो ये बेनिफिट बैंक को होगा। अल्टीमेटली वो बैंक कस्टमर से सेम रेट अगर चार्ज कर रही है तो उनका मार्जिन भी बढ़ता है। ये चीज रियल एस्टेट में कैसे इफेक्ट करती है, इसको हम और भी इसी बात में समझते हैं। बैंक लेंडिंग करेगी कस्टमर्स को फॉर होम लोन्स, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन और भी बहुत सारे लेंडिंग मोड्स होते हैं बैंक जो कस्टमर को देती है। एग्जांपल हम लेते हैं रियल एस्टेट के अंदर कैसे होता है। रियल एस्टेट के अंदर जब कोई पर्सन घर खरीदने जा रहा है, इंडिविजुअल पर्सन 1 करोड़ का घर है फॉर एग्जांपल,
इंडिविजुअल के पास 20 लाख रुपए हैं, बाकी 80 लाख रुपीज वो लोन लेगा, लोन ले रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, बैंक हायर रेट्स पे दे रही है कहीं ना कहीं, तो कस्टमर जो है वो लोन कम लेंगे, लोन जब कम लेंगे तो घर भी वो कम खरीदेंगे या तो पोस्टपोन करेंगे। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग और रियल एस्टेट के अंदर इस तरीके से फर्क पड़ता है। अगला है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में कैसे इंपैक्ट पड़ता है? एफएमसीजी मार्जिन्स बट बेनिफिट्स कमोडिटी स्टॉक। एफएमसीजी स्टॉक के ऊपर इसका ज्यादा फर्क पड़ता है। जिस तरीके से अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मंदी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी स्टॉक को इसमें ज्यादा हिट लगता है और ये कमोडिटी स्टॉक्स के अंदर बेनिफिट होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज इसमें किस तरीके से काम करती है? पीएलआई स्कीम्स बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट जो स्कीम्स लाती है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग को बेनिफिट होता है, इसके रिलेटेड जो वेंडर्स हैं, इसके रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं, एंटिटीज हैं, उनको भी इसमें बेनिफिट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हाउ आरबीआई रेट्स हाइक अफेक्ट्स एनबीएफसी लाइक बजाज फाइनेंस। आईपीओ इन्वेस्टिंग, हाउ टू स्पॉट अ गुड आईपीओ। गाइस, अभी आप सबको पता है कि टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर जो चल रहा है यूएस चाइना के बीच में, उसके वजह से अभी मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है। कहीं ना कहीं लोग पैनिक में है कि क्या जब ये टैरिफ वॉर क्लियर होगा, क्या रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू होंगे अलग अलग कंट्रीज पे यूएसए के थ्रू, क्या क्या चीज़ें होंगी ट्रेड्स के अंदर। तो मार्केट कहने के अभी डाइसी चल रहा है। तो जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो और भी आईपीओ बेटर आएंगे। चेकलिस्ट क्या होना चाहिए इन्वेस्टिंग करने के लिए किसी भी आईपीओ में? आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेस मॉडल एंड ग्रोथ पोटेंशियल, इज इट सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम। मार्केट जब अच्छा होता है, सब के सब ग्रोथ की तरफ देख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे आप देखेंगे बहुत सारे आईपीओ आते हैं जो मार्केट के अंदर लॉन्च होते हैं। उस टाइम पे जो कंपनी आ रही है, हमें पहले यह देखना होता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसका आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। जो भी इंडस्ट्री में, जो भी सेक्टर के अंदर कंपनी है, बिजनेस कर रही है, कितना साल पुराना बिजनेस है, कंपनी का किस तरीके से उसका रेवेन्यू आ रहा है, आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से ग्रोथ करने का चांसेस है, उसका क्या प्लानिंग है, वो चीजें हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है। कंपनी का वैल्यूएशन क्या है कंपेयर टू इट्स पेयर्स। जो इंडस्ट्री के अंदर कंपनी है उसके साथ की कंपनीज का क्या कंपैरिजन है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली, वो हमें देखना होता है। क्या वो ओवर प्राइस्ड आईपीओ है जो आने वाले लिस्टिंग के टाइम पे गिरने के चांसेस ज्यादा हैं? जैसे बहुत सारे आईपीओ होते हैं 1 महीने या 2 महीने बाद नीचे डाउनफॉल करते हैं टू जस्टिफाई देयर वैल्यूएशन। तो हमें ये चीज को समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगला है गाइस प्रोमोटर होल्डिंग एंड लॉक इन पीरियड। अगर हाई प्रोमोटर एग्जिट्स उसमें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे रेड सिग्नल होना चाहिए कि प्रोमोटर, जैसे कि आईपीओ जब आता है, कई सारे कंपनी में ऐसा होता है कि प्रोमोटर अपना स्टेक बेच रहे होते हैं पब्लिक को, और वो उसमें से एग्जिट लेके कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट कम कर रहे हैं अपने कंपनी पे, या तो उनका कुछ और भी प्लानिंग हो सकता है। डिपेंड्स क्या आईपीओ के अंदर वो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ गाइस, जोमेटोज आईपीओ सो इनिशियल हाइप बट लेटर स्टॉक करेक्टेड ड्यू टू हाई वैल्यूएशन। आज हालांकि अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, आप इसका चार्ट दे सकते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस, ये क्या होता है? कॉमन साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स इन्वेस्टर्स मेक, अवॉइड दिस बायस। हमें ये चीजों को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। पहले की वीडियो में हमने चीजें कवर किया हुआ, पर जैसे हम रिवीजन करते गाइस, माइंड में चीजें हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होती है। सो गाइस, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सो फर्स्ट क्या है? फोमो, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। बाइंग एट पीक, अगर आप यहां परचेस कर रहे हो, मार्केट निकल गया फ्लो में, यहां पे आने पर सोचेगा मुझे लेना है, चांसेस ज्यादा है कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगा। ये हम टेक्निकल में ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, यहाँ पे हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को रिलेट अपने आप से करना होता है। लॉस अवर्शन, हमें लॉसेस पसंद नहीं है लेना, बट अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, इसे स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है पूरे वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं लॉस होने के चांसेस होते हैं अगर आप कहीं ना कहीं केयरलेसनेस शो कर रहे हो। तो होल्डिंग बैड स्टॉक टू रिकवर लॉसेस, अगर आपको लॉस हो रहा है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप उसके हिसाब से रिस्क को प्लान करिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक इन एनी सेक्टर। सो आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर बेनिफिट मिल सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, अगर आपको कोई चीज समझ में आ रही है, आप उसको अच्छे से कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस होना बेहतर है, अच्छी बात है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको चीज ले डूब सकती है।
सो ये चीज हमें समझना जरूरी है। अज्यूमिंग पास्ट सक्सेस गारंटी फ्यूचर गेन्स। कोई भी कंपनी ने अगर पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो जरूरी नहीं है आने वाले फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल्स क्या है, बहुत सारी चीजें होती है हमें जो देखना पड़ता है। हमने एग्जांपल देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स रश टू बाय यस बैंक स्टॉक थिंकिंग इट वुड रिकवर बट इट कीप फॉलिंग। आज भी ये स्टॉक ऊपर नहीं आ पाया है। स्पॉटिंग अकाउंटिंग फ्रॉड्स एंड स्कैम्स। कोई भी कंपनी के अंदर फ्रॉड्स क्या हो रहा है, स्कैम्स किस तरीके से चल रहा है, हमें वो चीज़ कैसे पता चलती है, आइए हम थोड़ा ग्लिम्प ले लेते हैं। फेक रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट नंबर्स। सत्यम स्कैम इंडियंस एनोरन मोमेंट। रिसेंटली क्या है, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा, लास्ट वीक में जेंसोल इंजीनियरिंग करके कंपनी है जहां पे उसके प्रोमोटर ने बड़ा डेट ले करके अपने डेट के पैसे को डीएलएफ के अंदर प्रॉपर्टीज परचेस करने में लगा दिया था। कंपनी के अंदर और भी डेट लेते गए वो, जहां पे उन्होंने अपने पैसे को कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम कोर बिजनेस यूज किया हुआ है। तो कंपनी का ग्रोथ तो था ही नहीं, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा भी नहीं था। सो कहीं ना कहीं वो स्कैम कर करके इंटरनली कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। कोई भी इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा तो बट ऑब्वियस आपको पता हालत क्या होगी। कुछ महीने पहले ये स्टॉक 1300 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज आप देखोगे तो ये बिलो 150 ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पूरा स्टॉक कंपनी का 90% से ज्यादा क्रैश हो गया। सो ये चीजें हमें देखना होता है कि किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। सडनली हाई डिविडेंड पे आउट, दैट इज जेट एयरवेज बिफोर बैंकरप्सी। अगर कंपनी कभी सडनली हाई डिविडेंड पे आउट दे देती है, इसका मतलब ये नहीं कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो गया या कंपनी का एक बार प्रॉफिट अच्छा हो गया। कहीं ना कहीं कंपनी के पीछे कोई ना कोई फ्रॉड या स्कैम होने के चांसेस ज्यादा है कि कंपनी फाइनेंशियली साउंड है या नहीं। आर्टिफिशियली लो डेट इन रिपोर्ट्स, दैट इज IL&FS क्राइसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। जब इसका फ्रॉड बाहर आया था, आई रिमेंबर कि मोर देन 90,000 करोड़ का स्कैम था। इसमें बड़े बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े NBFCs इन्वेस्टेड थे, और ये कंपनी उनको लैंडिंग करती थी अच्छे रेट्स पे, बॉन्ड्स पे। सो इनका जो लॉस जब आया, इनका फ्रॉड जब बाहर आया था, उसमें बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े फाइनेंशियल स्टॉक्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा था। बहुत ही गंदे तरीके से उन्होंने क्रैश दिखाया था मार्केट के अंदर। पंप एंड डंप स्कीम्स, दैट इज स्मॉल कैप स्टॉक सडनली राइजिंग विदाउट एनी रीजन। पेनी स्टॉक आप देखते हैं, कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक देखते हैं, उसमें विदाउट कोई रीजन हाई राइज आता है और सडनली वो नीचे भी गिर जाता है। तो हमें ये सब चीज़ों को समझना होता है कि ब्लाइंडली कहीं पे भी इन्वेस्ट ना करें अपने हार्ड अर्न मनी को। हाउ टू ट्रैक मार्केट ट्रेंड एंड फाइंड द बेस्ट स्टॉक, ये हम सभी को चीज़ें चाहिए कि कैसे मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से अच्छा स्टॉक हम पिक करें। सो यूज सेबी एंड RBI रिपोर्ट्स फॉर मैक्रो इकोनॉमिक इंसाइट्स। ये आजकल डेटा मिलना बहुत ही आसान होता है, कोई भी आप सेबी रिपोर्ट देखते हैं, RBI रिपोर्ट देखते हैं, आपको चीज़ें उसमें इजीली क्लियर हो जाती है। ट्रैक अर्निंग्स कॉल ऑफ टॉप कंपनीज। अर्निंग क्या है टॉप कंपनीज के, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनका बिजनेस हमें समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। सो अगर मुझे फाइनेंस स्टॉक को समझना है, फाइनेंस स्टॉक को जानना है, तो मेरे लिए वो चीज़ें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सो चांसेस कम है कि मुझे उसमें फंसना पड़े। सो अगर हम जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, जो हमें समझ में आती चीज़ें, हमें उसी सेक्टर, उसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन होवरिंग अराउंड। फॉलो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स, स्टॉक बायबैक्स एंड एक्सपांशन एक्सेट्रा। कंपनी जब कोई स्टेप लेने जाती है, बड़े अनाउंसमेंट करती कॉर्पोरेट, तो आपको वो ब्रोकर के पास आपको मिल जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको एक्सचेंजेस के ऊपर भी मिल जाएगा, दैट इज NSE और आपका फेवरेट BSE। सो हमें ये चीज़ें को ट्रैक करना आना चाहिए। सिंपल है गाइस, डोंट वरी, वी विल हेल्प यू आउट इन दिस जर्नी। सो हम आगे साथ में बढ़ेंगे, मज़ा आएगा आगे आने वाले सेशंस में, आने वाले वीडियोस में। मॉनिटर FIIs एंड DIS इन्वेस्टिंग पैटर्न्स, दैट इज बिग इन्वेस्टर्स ऑफन सिग्नल ट्रेंड्स। अगर कहीं पे भी बड़ा पैसा लग रहा है, आप किसी भी एक्सचेंज को
अगर खोल के देखते हैं, दैट इज एनएससी को अगर आप खोलेंगे कहीं ना कहीं, अगर आप एनएससी को खोल रहे हैं, उसके अंदर बल्क ऑर्डर आपको दिखेगा, ब्लॉक डील्स दिखेंगी। सो आपको उसके अंदर पता चलता है कि कितने एफआईएस और डीआईएस ने पैसा इन्फ्यूज किया हुआ है मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल, वाई FIS बाइंग इन इंडियन मार्केट इन्फ्लुएंस स्टॉक प्राइस सिग्निफिकेंटली। अगर बड़ा पैसा मार्केट में आ रहा है, फॉरेनर्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेनर्स अगर उसमें पैसा लगा रहे हैं तो उन्हें पता है कि क्या प्राइजेस में चेंजेस होने वाले हैं, तो हमें वो कहीं ना कहीं मार्केट के ट्रेंड में, इंक्रीजमेंट्स में हमें वो चीज़ें दिख जाती हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हैप्पी गाइस। आने वाले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।